अभी तक हम लोगों ने ओके सर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया दो तरीके से डिवाइड किया गया है ग्राम पॉजिटिविटी के हिसाब से। आइदर दे कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर कोकाई जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर बैसिलाई ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं डिपेंडिंग ऑन ग्राम स्टेनिंग। हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं और बैक्टीरिया को देखते हैं किस तरीके से वो विजुलाइज किया जा सकता है, किस तरीके का दिखता है। अगर वायलेट दिखता है ग्राम स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर पिंक कलर का दिखता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दो हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोग रिवीजन करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जितना हो सकेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस में स्टेफाइलोकोकस क्या है, कैसा बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकाई होता है और ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे की तरह ये दिखता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, स्टेफाइल मींस बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई इस स्लाइड में देख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है क्लस्टर्स में बंच ऑफ ग्रेप अपीयरेंस की तरह ये दिख रहा है, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप पे 100x पे ऑल इमर्जन पे देखते हैं तो। ठीक है, और हम लोगों ने बात किया था इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हो सकता है कि हम लोग कोआगुलेज के बेसिस पे डिवाइड करें, तो ये कोआगुलेज पॉजिटिव और कोआगुलेज नेगेटिव दो तरीके के हो सकते हैं स्टेफाइलोकोकस। कोआगुलेज पॉजिटिव का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और कोआगुलेज नेगेटिव का एग्जांपल है एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। दो कॉमन एग्जांपल है। पैथोजेनिसिटी के हिसाब से देखें तो कॉमन पैथोजन कौन है स्टेफाइलोकोकस में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज ए कॉमन पैथोजन, कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल पैथोजन। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है और कोकाई होता है और एक कॉमन पैथोजन है। ये स्टेफाइलोकोकस में से कुछ ऐसे होते हैं स्पीसीज जो कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं, और नॉर्मली ये कई बार स्किन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिस्टिक स्टेफाइलोकोकस कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और सैप्रोफिटिकस। और नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस कौन सा हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस होमिनिस। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि एक कॉमन ग्राम पॉजिटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम अगर देखें तो ये कैसा होता है, ये स्फेरिकल कोकाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है डायमीटर, लगभग 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, ये स्फेरिकल होता है और ये अरेंज्ड होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं हम लोग। और ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन स्पोरिंग होते हैं, मतलब ये स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, ये कोकाई होता है और इसमें फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है, इसलिए नॉन मोटाइल होता है और स्पोर फॉर्म नहीं करता है, इसलिए ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। कुछ स्ट्रेन्स इसके कैप्सूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कुछ स्ट्रेन्स में क्या होता है, कुछ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के स्ट्रेन्स में कैप्सूल भी पाया जाता है। कल्चर की बात करें स्टेफाइलोकोकस की तो हम लोगों ने देखा था सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव मीडिया, दो तरीके का मीडिया हो सकता है। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव मीडिया में ये ब्लड अगार पे ग्रो कर सकता है और न्यूट्रिएंट अगार पे भी ग्रो कर सकता है। कुछ सिलेक्टिव मीडिया होते हैं जैसे कि साल्ट मिल्क अगार, न्यूडलैम्स मीडिया। ठीक, अब हम लोग अगर इसके कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट अगार पे ये कैसी कॉलोनी दिखाता है, ये लार्ज, ये देख रहे हैं आप न्यूट्रिएंट अगार है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट अगार है और इसपे आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज ये डेवलप कर जाता है और ये लगभग छोटी छोटी सर्कुलर कॉन्वेक्स स्मूथ कॉलोनी होती है। ये बैक्टीरिया ग्रो कराया गया है किस अगार पे, न्यूट्रिएंट अगार पे। और इसका कलर देखेंगे तो आप हम लोग
नॉर्मल इसको इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन कर देते हैं तो इसका ये गोल्डन कलर बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये लाइट गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज है न्यूट्रिएंट अगार पे। ये क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर हम लोग इसकी बात करें कि ब्लड अगार पे कैसा ग्रो करता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लड अगार पे बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी शो करता है। मतलब ये कॉलोनी ग्रो की ब्लड अगार पे और उसके अराउंड देखेंगे क्लियरिंग हो जाती है, मतलब आरबीसी की हिमोलिसिस कर देता है। तो ये इस तरीके से दिखता है ऑन ब्लड अगार। ब्लड अगार पे इसका ग्रोथ इस तरीके का होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। ठीक है। और अगर हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है? कैटालेज पॉजिटिव होता है। हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कैटालेज टेस्ट कैसे करते हैं। कैटालेज टेस्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लेते हैं स्लाइड पे, और उसमें क्या करते हैं, कुछ कॉलोनीज जो है कवर स्लिप या किसी चीज के द्वारा उस पे हम लोग मिक्स कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। अगर वो कैटालिस पॉजिटिव होता है बैक्टीरिया तो कैसा करेगा? बबल्स प्रोड्यूस करेगा। ये देख सकते हैं, ये कैटालिस पॉजिटिव है तो कैसा शो किया? इसमें ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं। ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हुआ? H2O2 ब्रेक कर दिया गया बिकॉज ऑफ कैटालेज एंजाइम। कैटालेज क्या होता है? कैटालेज एक एंजाइम होता है जो कि स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी मिक्स करते हैं तो ये बबल्स प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। और इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि ये क्या है? कैटालेज नेगेटिव। अगर मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कॉलोनी को, स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को मिक्स, मान लीजिए कोई कैटालेज नेगेटिव है, उस कॉलोनी को हमने मिक्स किया H2O2 के साथ, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये स्लाइड क्या शो करता है? कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया और कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसके फाइलोकोकस कैसा होता है? कैटालेज पॉजिटिव होता है। ये जो है स्लाइड में लेफ्ट साइड वाला क्या शो कर रहा है? ये कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम लोग फिर कोआगुलेज टेस्ट की बात करें तो कोआगुलेज भी क्या है? एक तरीके का एंजाइम है जो कि स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग इसका टेस्ट जो है दो तरीके से कर सकते हैं, स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट और ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट। स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट हम लोग स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। इसमें क्लम्पिंग फैक्टर टेस्ट होता है, ये क्लम्पिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिसके कारण इस तरीके के जो है अगर कोआगुलेज टेस्ट करेंगे तो इस तरीके की कॉलोनीज ये प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और अगर ये कोआगुलेज नेगेटिव है तो वो क्लम्पिंग नहीं होगी उसमें। इसमें देख रहे हैं कि क्लम्पिंग है, जबकि राइट साइड में देख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस अगर को उसका टेस्ट किया गया तो वो क्या करता है? वो कोई क्लम्पिंग नहीं दिखाता है। तो इससे हम लोग टेस्ट के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस जो है ऑरियस है और कौन सा एपिडर्माइडिस है। ये हो गई लेफ्ट साइड में स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट की बात। अगर हम लोग ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट की बात करें तो राइट साइड में आप देख सकते हैं, तो ऊपर वाले जो ट्यूब है वो क्या है? ये देखिए इसमें क्लम्प बन गया है, एक क्लॉट सा बन जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होगा, जबकि एपिडर्माइडिस जो है वो इस तरीके का थिकनिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये कोआगुलेज नेगेटिव होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, मतलब कोआगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो कोआगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और कोआगुलेज टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। तो कोआगुलेज टेस्ट दो तरीके के होंगे, स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट और ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट। स्लाइड कोआगुलेज पॉजिटिव का एग्जांपल क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट नेगेटिव का एग्जांपल क्या है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और कौन से बायोकेमिकल्स टेस्ट है जो कि स्टेफाइलोकोकस शो करता है? ये क्या करता है? नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करता है, रिड्यूसेस नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है। चौथा क्या है? फर्मेंट्स मैनिटोल एनारोबिकली विद एसिड ओनली, मतलब मैनिटोल को क्या करता है? फर्मेंट करता है एनारोबिकली और सिर्फ एसिड प्रोडक्शन करता है। और पांचवा कौन सा टेस्ट इसमें किया जा सकता है? यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट। यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट कोआगुलेज इसमें, इसके केस में क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। छठवां कौन सा एग्जांपल है? कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? जेलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट।
ये भी क्या होता है, जेलाटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में। और दूसरा क्या एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज भी क्या होता है, जहां भी एज लगा हुआ होगा वो क्या होगा, एंजाइम होता है, तो लाइपेज एंजाइम भी प्रोड्यूस किया जाता है। और कौन सा दूसरा एंजाइम है, फॉस्फेटेज, इट आल्सो प्रोड्यूसेस फॉस्फेटेज। नौवां क्या है, प्रोड्यूसेस थर्मोस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब टेस्ट जो है हम लोग स्टेफाइलोकोकस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैथोजेनेसिटी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, एक्सोजेनस हो सकता है या तो इंडोजेनस हो सकता है। एक्सोजेनस मतलब बाहरी वातावरण से कहीं से आया होगा, हमारे शरीर में नहीं था पहले से और बाहर से हमारे बॉडी में एंटर किया, एक्सोजेनस। ठीक है, एक्सोजेनस मतलब बाहर से एंट्री हुई हमारे बॉडी में। तो वो कहाँ से हो सकता है, किसी दूसरे पेशेंट के थ्रू आ सकता है या ऐसा पेशेंट जो कि स्टेफाइलोकोकस के लिए कैरियर है। ठीक है, दूसरा क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, इंडोजेनस। इंडोजेनस मीन्स हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में, हमारे नेजल नॉस्ट्रिल में क्या है वो पहले से है, और बॉडी में हमारे इंटर करके वो क्या किया, इन्फेक्शन कॉज करा दिया। तो ये इंडोजेनस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ज्यादातर क्या होता है, एक्सोजेनस होता है, और कुछ केसेस में इंडोजेनस केसेस भी हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कांटेक्ट के थ्रू ज्यादातर होते हैं। कांटेक्ट के थ्रू मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या हो सकता है, कभी कभी जो है फोमाइट्स के थ्रू हो सकता है। फोमाइट्स का क्या मतलब है, फोमाइट्स का मतलब है कि टेबल चेयर डोर हैंडल, यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो है हाथ से या किसी से टच किया और वापस हमारे बॉडी में कहीं पे नॉस्ट्रिल में या ऐसी जगह पे टच किया जहाँ पे पहले से इंजरी थी, और वो स्टेफाइलोकोकस क्या किया, हमारे बॉडी में एंटर कर गया। तो मेजर सोर्स ऑफ है कि कांटेक्ट के थ्रू आएगा और एक्सोजेनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं, सेल एसोसिएटेड फैक्टर हो सकते हैं, मतलब जो स्टेफाइलोकोकस सेल का सेल है वो उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल एसोसिएटेड फैक्टर्स में क्या हो सकता है, सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स हो सकते हैं, सेल सरफेस प्रोटीन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स हो सकते हैं, सेल वॉल पॉलीसेक्राइड हो सकता है। मतलब स्टेफाइलोकोकस के सेल वॉल में जो पॉलीसेक्राइड हो सकता है वो भी क्या हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। उसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है सेल एसोसिएटेड फैक्टर के अलावा। सेल सरफेस प्रोटीन्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन ए हो सकता है और क्लम्पिंग फैक्टर हो सकता है। अब हम लोग इसके सेल वॉल का ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये देखिए साइटोप्लाज्म ये अंदर की तरफ होगा और बाहर ये लेयर क्या होती है, ये सेल वॉल है स्टेफाइलोकोकस का। ठीक है, सेल वॉल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में। सबसे बाहर क्या होगा, कुछ स्ट्रेन्स में कैप्सूल पाया जाता है जो कि पॉलीसेक्राइड का स्लाइम लेयर होगा। अंदर में क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा, पॉलीसेक्राइड लेयर होगा, प्रोटीन ए होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और क्लम्पिंग फैक्टर ऐसे पाए जाते हैं। ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं वो क्या है, क्लम्पिंग फैक्टर है। अंदर की तरफ जो सबसे है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल है इतना। अगर किसी को विजिबल नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो बता सकता है। ठीक है, तो ये कैसा है क्या है, ये स्टेफाइलोकोकल का, स्टेफाइलोकोकल कोकस बैक्टीरिया का क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, और इसी में विरुलेंस फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये अब दूसरी बात करें, दूसरी स्लाइड में हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स की। एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करे, वो बाहर निकाले, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके क्या करता है, अपने से बाहर निकालता है। तो वो एंजाइम्स भी क्या हो सकते हैं, विरुलेंस फैक्टर का काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकता है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। आई थिंक इतना सबको समझ में आ रहा होगा ना। फिर हम लोग आगे की स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो एंजाइम्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्री कोऑगुलेज एंजाइम होता है इसमें। ठीक है, कोऑगुलेज टेस्ट जो हम लोगों ने देखा वो क्या होता है, कोऑगुलेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम में हम लोगों ने देखा क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को क्या किया उसने,
H2O2 को ब्रेक करके क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा देगा और वाटर बनाएगा। H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, कैटालेज एंजाइम क्या किया, जो स्टेफाइलोकोकस ने कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस किया, उसने ये एंजाइम क्या करता है, H2O2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन में। तीसरा क्या है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, एज लगा हुआ है, तो ये सब क्या है, एंजाइम्स है। चौथा क्या है, हायालुरोनिडेज, ये चौथा एंजाइम है। पांचवा है डीएनएज, ठीक है, डीएनएज एंजाइम, थर्मोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस कर सकता है, फॉस्फेटेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब क्या है, एंजाइम्स है जो कि स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है, और ये कई इसमें जो होते हैं विरुलेंस फैक्टर्स का काम करते हैं। अब हम लोग टॉक्सिन्स की बात करें, हम लोगों ने एक्स्ट्रासेलुलर फैक्टर्स में देखा था, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं और टॉक्सिन्स हो सकते हैं। एंजाइम्स में हम लोगों ने देखा कि ये 7-8 तरीके की टॉक्सिन एंजाइम्स है जो कि स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में क्या है, इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स में क्या हो सकता है, साइटोलिटिक टॉक्सिन्स हो सकते हैं। साइटोलिटिक टॉक्सिन्स दो तरीके के हैं, हीमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन। हीमोलाइसिन कैसे हो सकते हैं, ये अल्फा बीटा गामा हीमोलाइसिन और डेल्टा हीमोलाइसिन, इस ये जो है हीमोलाइसिन इस तरीके के ये प्रोड्यूस कर सकता है स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो। ठीक है, तो ये होगा साइटोलिटिक टॉक्सिन्स। और दूसरा कौन सा है, ल्यूकोसाइडिन। दूसरा हम लोग टॉक्सिन्स की बात करें तो ये होगा साइटोलिटिक टॉक्सिन्स के अलावा इंटरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इंट्रोटॉक्सिन भी क्या काम करता है, विरुलेंस फैक्टर का काम कर सकता है। तीसरा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, तो ये सब क्या है, साइटोलिटिक टॉक्सिन्स, इंटरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ये सब क्या है, डिफरेंट डिजीज कॉज कराने में ये इनका योगदान रहता है। स्टेफाइलोकोकस से क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस डिफरेंट डिजीजेस कॉज कराता है, फोड़े फुंसी, सिस्टमिक इन्फेक्शन, एब्सेस, इस तरीके के इन्फेक्शन करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करा सकता है, बोन में इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए विरुलेंस फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो हम लोग देखे उसमें क्या हो सकता है, इंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में हम लोगों ने देखा 4 तरीके के मेन टॉक्सिन्स है, साइटोलिटिक टॉक्सिन, इंटरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ये सब टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं स्टेफाइलोकोकस के विरुलेंस फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब हम लोग डिजीज की बात करें तो कौन कौन से डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज डिवाइडेड या स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। इन्फेक्शंस हो सकते हैं या तो इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस की बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, मैकेनिज्म उसकी पैथोजेनेसिस की क्या हुई, कोकाइन ने गेन किया, स्टेफाइलोकोकस ने क्या किया, हमारे बॉडी में इंटर कैसे किया, डैमेज्ड स्किन, म्यूकोजा या जहां पे टिश्यू साइड पे इंजरी थी, तो वहां से क्या हुआ, स्टेफाइलोकोकस हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया। ठीक है, ये आप एरो वाइज देख सकते हैं कैसे। फर्स्ट ये क्या हुआ, कोकाई क्या किया, डैमेज्ड स्किन से हमारे या स्किन म्यूकोजा और या डैमेज टिश्यू के थ्रू हमारे बॉडी में अंदर इंटर किया। फिर क्या किया, कोलोनाइज बाय एडरिंग टू सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर क्या किया, इवेड द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड मल्टीप्लाई, कॉज टिश्यू डैमेज। फिर क्या किया, टिश्यू डैमेज कॉज किया। ठीक है, अगर हम लोग डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शन हो सकता है और इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। फिर हम लोग कॉमन स्टेफाइलोकोकस के द्वारा जो है डिफरेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी बात करें तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकती है, फरंकल डेवलप हो सकता है, फरंकल मतलब बॉयल डेवलप हो सकता है, कार्बंकल हो सकता है, स्टाई, स्टाई क्या होता है, आपको जो है आंखों में जो इन्फेक्शन होता है आई लिड्स में। ठीक है, एब्सेस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, इम्पैटिगो हो सकता है। तो ये सब क्या है, कॉमन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो स्टेफाइलोकोकस से होता है। ठीक है, दूसरा डायग्राम ये शो कर रहा है क्या, फरंकल बॉयल, इस तरीके से क्या हो सकता है, फुड़ा फुंसी मवाद जो होता है ये भी क्या है,
इसमें कॉमन बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या कॉज करा सकता है? फरंकल कॉज करा सकता है या तो बॉयल कॉज करा सकता है। ठीक है, ये जो क्या है, पोस्टीरियर नेक में पीछे की तरफ देखेंगे, इस तरीके का इन्फेक्शन भी कॉज करा सकता है, फरंकल कॉज करा सकता है और बॉयल कॉज करा सकता है। फोड़ा फुंसी मवाद कई तरीके के जो स्किन पे होते हैं, वो उसमें क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, स्टाई का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे अपर आईलिड पे लेटरल साइड में क्या हुआ, इस तरीके के स्टाई डेवलप हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कई बार कि इस तरीके का इन्फेक्शन जो है आईलिड पे हो जाता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ, कैसे होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उसमें इन्वॉल्व होता है। ये क्या है, दूसरा देखिए क्या शो कर रहा है, एब्सिस शो करता है पोस्ट, आप ये जो है कान के पीछे नीचे की तरफ जो है, ये देखिए आप, ये रेड कलर का इन्फ्लेम जो है, एब्सिस जो है, यहाँ मवाद इकट्ठा हो गया। ये भी क्या हो सकता है, ये भी किससे होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ एब्सिस। ये क्या है एग्जाम्पल, इम्पैटिको। ये क्या शो कर रहा है, इम्पैटिको। देखिए अपर लिप और नोज के बीच में इस तरीके का जो है क्रस्ट क्रस्ट जो है क्रस्टी लीजन बेसिकली कह सकते हैं इसको, ये क्या होता है, इम्पैटिको कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व होता है। पैरोनाइकिया बात करें, देखिए फिंगर्स में, फिंगर के टिप्स पे इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको पैरोनाइकिया बोलते हैं। और देखिए तीसरा क्या है, वुंड इन्फेक्शन। इस तरीके का वुंड इन्फेक्शन भी कॉज करा सकता है। कई डायबिटिक पर्सन्स में क्या होता है, डायबिटीज जिसमें होती है उसमें भी क्या होता है, इसके इस तरीके के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेलुलाइटिस इस तरीके का देख रहे हैं कि ये भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है, सेलुलाइटिस होता है, इस तरीके से आपको दिखता है कई बार। तो ये सब क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस भी कॉज करा सकता है। मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस में क्या क्या कॉज करा सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करा सकता है, आर्थराइटिस कॉज करा सकता है, बर्साइटिस कॉज करा सकता है, पायोमाइसाइटिस कॉज करा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि बोन इन्फेक्शन भी ये, मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी एक कॉमन एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस में ढेर सारी स्पीसीज हम लोगों ने डिस्कस की है। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो क्या है, वो कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल पैथोजन है, जो कि डिफरेंट डिजीज कॉज कराता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हमने पिछले डायग्राम्स में शो किया कि किस किस तरीके के स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ये कॉज करा सकता है। मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन की बात करें तो स्केलेटल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन इन्फेक्शन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है, बर्साइटिस हो सकती है, बर्सा इन्वॉल्व हो सकता है। आप लोग जानते होंगे बर्सा क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते तो एक बार जाके वापस देखिएगा एनाटॉमी में, बर्सा क्या होता है, व्हाट आर बर्सा, आर्थराइटिस क्या होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या हो सकती है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली हम लोग मोटे मोटे टर्म में बोले तो ये क्या है, हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। और किस तरीके का इन्फेक्शन कॉज करा सकता है स्टेफाइलोकोकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। मतलब हमारे जो सांस लेने वाला तंत्र है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा, ऊपर से नोज से लेके आप ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाओगे जब, तो पूरे रूट का इन्फेक्शन जो है, खासकर आप टॉन्सिल से शुरू करें तो टॉन्सिल्स आप जानते हैं कहाँ कैसे पाया जाता है, कहाँ पे होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो टॉन्सिल आप कई बार देखे होंगे कि आपको खाने में दिक्कत हो जाती है, गले से आप घोट नहीं पाते हैं, पानी वगैरह पीने में, खाना खा के निगलने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वो उसमें क्या होता है, टॉन्सिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसमें भी कई बार स्टेफाइलोकोकस इज ए कॉज ऑफ इन्फेक्शन और कॉज ऑफ टॉन्सिलाइटिस। दूसरा क्या होता है, हमारा फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स भी क्या होता है, उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। तो फेरिंजाइटिस भी कॉज करा सकता है। स्टेफाइलोकोकस क्या क्या कॉज करा सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, फेरिंग्स का इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, साइनोसाइटिस कॉज करा सकता है। आप जानते हैं साइनोसाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ आइटिस, जहां भी लगा हुआ उसका मतलब क्या है,
आइटिस जहां भी लगा हुआ उसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। साइनसेस जो होते हैं हमारे, मैक्सिलरी साइनस, फेशियल जितने साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, ठीक है, इथमॉइड साइनस, ये सब क्या होते हैं, इसमें भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। ओटाइटिस हो सकती है, ओटाइटिस मतलब ओटाइटिस, खासकर ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, लंग में एप्सिस डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो ये सब कॉमन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो कि स्टेफाइलोकोकस से हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे इन्फेक्शन की हम लोग बात करें तो, दूसरे इन्फेक्शन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है, हमारे मेनिंजाइटिस हो सकता है, मतलब हमारे ब्रेन में जो मेनिंजेस होते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्रेन में एप्सिस डेवलप हो जाता है, वो भी कई बार स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से हो सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस में क्या क्या हो सकता है, एप्सिस हो सकता है डेवलप हो जाए, मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाए, इंट्राक्रेनियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कभी कभी डेवलप हो सकती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो एप्सिस और मेनिंजाइटिस आप कॉमन याद कर सकते हैं कि ये जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण हो सकता है। इंडोवास्कुलर मतलब हम लोग कार्डियक वॉल्व्स की इन्वॉल्व बात करें तो इंडोकार्डाइटिस कॉज करा सकता है, मतलब जो कार्डियक वॉल्व्स होते हैं, मिट्रल वॉल्व आप लोग जानते होंगे, अगर मिट्रल वॉल्व वगैरह, उसका क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, तो इंडोकार्डाइटिस भी कॉज करा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, खासकर स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस की बात करें तो वो फीमेल्स, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, ठीक है। तो दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इंटॉक्सिकेशंस की बात करें तो द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स which are produced either in the infected host or preformed in vitro. There are three types of इंटॉक्सिकेशन, मतलब टॉक्सिन्स के कारण क्या क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है फूड पॉइजनिंग भी कॉज करा सकता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, काफी कम होता है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 1 से 6 घंटे के अंतराल पे अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो अगर खाना खाने के, कुछ बाहर का खाना खाने के बाद अगर 1 से 6 घंटे के अंदर कुछ ऐसा फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो उसमें क्या हो सकता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एक्सोटॉक्सिन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि भाई उसमें टॉक्सिन्स जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग। दूसरा जो है टॉक्सिन्स के कारण इन्फेक्शन जो होता है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है। पहला हो गया फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन्स के कारण स्टेफाइलोकोकस के, दूसरा हो गया स्टेफाइलोकोकस शॉक सिंड्रोम, तीसरा क्या होता है स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। तो ये सब क्या है, तीन कॉमन, या ये जो तीनों हैं वो कॉमन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। हम लोग स्टेफाइलोकोकस में खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब इन्फेक्शन हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस के कारण वो जो हो रहा है वो इंट्रोटॉक्सिन के कारण हो रहा है। इंट्रोटॉक्सिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। वो ये 8 तरीके के इंट्रोटॉक्सिन्स होते हैं, इतने डिटेल्स में नहीं जाइए। और ये क्या होता है, फूड पॉइजनिंग यूजुअली व्हेन प्री फॉर्म टॉक्सिन इज इंजेस्टेड विद कंटामिनेटेड फूड। अगर हम लोग बाहर का गंदा खाना खा लेते हैं, ठीक है, और जिसमें कि पहले से टॉक्सिन्स बने हुए हैं स्टेफाइलोकोकस से, तो वो क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करा सकता है। द टॉक्सिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये टॉक्सिन जो होता है स्टेफाइलोकोकस का, वो हमारे पेट में जाने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करके इलनेस कॉज कराता है, रेदर देन गट म्यूकोजा। म्यूकोजा पे उतना नहीं एक्ट करता है, जबकि इसका मेन जो है इन्फेक्शन, ये जो है सिम्टम्स कॉज कराने का तरीका क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारे पेट में जो ऑटोनोमिक इंटेस्टीन में जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उस पे
पे क्या होता है, उसमें डायरेक्ट एक्ट करता है और सिम्टम्स कॉज कराता है। आई थिंक इतना क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। द कॉमन फूड आइटम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूध और दूध से बनी चीजें जो है उनसे क्या होता है, कई बार जो है फूड पॉइजनिंग होने का चांस होता है। की बात करें तो फूड हैंडलर हु इज ए कैरियर, इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है? 1 से 6 घंटा। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? nausea, vomiting, diarrhea. The illness is usually self-limited with recovery in a day or two. ठीक है। अब दूसरा इन्फेक्शन हम लोगों ने देखा कि स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? टॉक्सिन्स के थ्रू होता है, स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिन्स के थ्रू। ये क्या है? स्टेफाइलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम की बात करें तो ये डायग्राम शो कर रहा है स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। ये डायग्राम देख सकते हैं, तो इसमें क्या क्या डिजीज इससे है? स्टेफाइलोकोकस के कारण रिटर्स डिजीज हो सकता है, पैम्फिगस हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, बुल्लस सिम्पैटिको। ये सब क्या है? कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय। अब हम लोग लैब डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन क्या क्या ले सकते हैं? लीजन से पस इकट्ठा, पस जहां पे है वहां से हम लोग पस ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो स्पूटम ले सकते हैं। अगर सेप्टिसीमिया है तो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पीसेस दे सकते हैं, वॉमिटस दे सकते हैं और रिमेन्स ऑफ सस्पेक्टेड फूड। ठीक है, अगर हम लोग फिर उसका ग्राम स्टेन करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर में दिखेंगे। ये क्या है? फिर हम लोग कल्चर करके ग्राम स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया का ग्राम स्टेन करते हैं तो कल्चर करने के बाद तो कैसा दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर में दिखेगा। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग ने देखा है कि क्या क्या हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस टेस्ट कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम लोग करेंगे और उसी के अनुसार जो है ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में क्या होता है? ये ड्रग रेजिस्टेंस कॉमन होता है इसमें। बेंजाइल पेनिसिलिन इज मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक इफ स्ट्रेन इज सेंसिटिव। और कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं? क्लॉक्सासिलिन। और एमआरएसए के लिए क्या होता है? एमआरएसए के लिए स्ट्रेन्स बिकम, एमआरएसए क्या होता है? मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एक तरीके का ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन होता है। एंटीबायोटिक से कॉमन जो है एंटीबायोटिक से ये किल नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं एमआरएसए के लिए। ठीक है, एमआरएसए इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉरी वैंकोमाइसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमआरएसए, मतलब जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है स्टेफाइलोकोकस का उसको हम लोग किल करने के लिए वैंकोमाइसिन यूज करते हैं। तो ये कॉमन स्टेफाइलोकोकस से इन्फेक्शंस हम लोग देख सकते हैं क्या क्या था। दूसरे जो है स्टेफाइलोकोकस कौन कौन से? स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस और एपिडर्माइडिस। ठीक है, इतने के साथ हम लोग ये रिवीजन आज कंप्लीट कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस